गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं किरण ढिल, असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिक्स इन गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज 12। और आज हम लोग पढ़ेंगे अबाउट मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी, आणविक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स को क्लियर कर देना चाहती हूं कि स्पेक्ट्रम क्या है, या हिंदी में जिसको बोलते हैं वर्णक्रम, क्या होता है। तो स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम जो बोलते हैं, जब भी कोई इलेक्ट्रॉन या किसी परमाणु के अंदर किसी भी तरीके का संक्रमण होता है, मीन्स कि अगर किसी लेवल, एनर्जी लेवल से कोई परमाणु ग्राउंड पे जाता है या ग्राउंड से अबव में जाता है, तो जब ग्राउंड से अबव में जाता है तो उसके द्वारा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन होता है, और जब वो अपर से ग्राउंड में आता है तो उसके द्वारा एनर्जी एमिट की जाती है। उस एमिटेड एनर्जी को जब हम लोग किसी फोटोग्राफिक फिल्म पर प्राप्त करते हैं तो उसका जो स्वरूप हमें देखने को मिलता है वो होता है स्पेक्ट्रम या वर्णक्रम कहलाता है। तो जब अणुओं के द्वारा स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है तो उसे हम लोग आणविक स्पेक्ट्रम कहते हैं। अणुओं के द्वारा स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होगा उसको आणविक स्पेक्ट्रम कहेंगे। लो रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखने पर हमें क्या होता है, स्पेक्ट्रम जो होता है, हर स्पेक्ट्रम एक रेखीय स्पेक्ट्रम ही होता है, क्योंकि हर स्पेक्ट्रम में क्या होता है, लाइनें ही मिलती हैं, ठीक है। बट डिफरेंस क्या होता है इसके अंदर? डिफरेंस ये होता है कि इस स्पेक्ट्रम के अंदर एक सिरा वो होता है जहाँ पे लाइनें बहुत ही पास और बहुत ही हाईली इंटेंस होती है, उनकी इंटेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है, और दूसरे सिरे की ओर देखने पर ये लाइनें बहुत ही दूर और इनकी इंटेंसिटी भी बहुत ही वीक हो जाती है, ठीक है। तो जिस सिरे पर हाईली इंटेंस लाइट होती है उसे हम लोग हेड कहते हैं, और जिस सिरे पर लोअर जैसे इंटेंस लाइट रहती है, इंटेंसिटी कम हो जाती है, तो उसे हम लोग टेल कहते हैं। तो आणविक स्पेक्ट्रम के अंदर एक्चुअल में ये जो लाइंस होती है वो बहुत ही पास होती हैं, एक कंटिन्यूअस फॉर्म में मिलकर बनी रहती हैं, इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, एनर्जी का बैंड भी कहते हैं, या बैंड स्पेक्ट्रम भी कहते हैं। ओके, तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं, और आणविक एनर्जी जो स्तर हैं, ऊर्जा स्तर हैं, वो भी क्या है, क्वांटीकृत होते हैं, और उनके मध्य संक्रमण से हमें स्पेक्ट्रम जो है वो प्राप्त होता है। इनकी कुछ विशेषताएं ये हैं कि प्रत्येक बैंड में स्पेक्ट्रमी रेखा बहुत अधिक संख्या में होती है, और वो क्लोजली पैक्ड होती हैं। अगर बैंड कहेंगे तो बैंड मतलब बहुत ही पास तभी वो बैंड के रूप में दिखता है। अदरवाइज़ अगर दूर रहेंगी तो फिर हम लोग हर एक लाइन को डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे, तो फिर वो बैंड स्पेक्ट्रम नहीं, लाइन स्पेक्ट्रम ही होगा। वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड होती है, इसी वजह से उसे बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस किनारे को जिस पे बैंड इंटेंसिटी ज़्यादा होगी उस किनारे को हम लोग बैंड शीर्ष कहते हैं या बैंड हेड कहते हैं, और बैंड शीर्ष से लघु तरंगदैर्ध्य वाले किनारे की ओर जाने पर रेखाएं जो हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होती, लेस क्राउडेड होती हैं, वो कम, मतलब उनके बीच में क्या है, गैप रहता है थोड़ा दूसरे सिरे की ओर, और उनकी इंटेंसिटी भी कम हो जाती है। तो वो सिरा हम लोग जैसे किसी लो रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखते हैं तो ये पूरा जो पैटर्न है वो हमें एक बैंड के जैसे दिखाई देता है। ओके, और एक नियमित अनुक्रम के रूप में अनेक बैंड जो होते हैं एक के बाद एक हमें प्राप्त होते जाते हैं। इस प्रकार आणविक स्पेक्ट्रम जो होता है वो बैंड समूह होता है। जैसे मैंने लास्ट में ऐसे बनाए भी हैं कुछ इस तरीके से, देखो लो रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रम से देखने पर जैसे इस सिरे पर हाईली इंटेंस और पास दूसरी तरफ उनकी इंटेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। ये एक बैंड और ये दूसरा बैंड, आणविक स्पेक्ट्रम में बैंड का समूह मिलता है। इसी तरीके से जैसे ये डायग्राम है तो वो भी है, ये हाई इंटेंस एरिया, ये लोअर इंटेंस एरिया, ठीक है, इस तरीके से हमें देखने को मिलता है। ओके, और उसके बाद है जैसे विभिन्न बैंड समूहों में व्यवस्था नियमित होती है, और ये बहुत ही पास भी हो सकते हैं, यानी कि लगभग सिमिलर सा पैटर्न हमें देखने को मिलता है। जैसे एक बैंड जिस तरीके का दिख रहा है दूसरा बैंड भी बिल्कुल उसके जैसा ही दिखेगा। तो किसी एक परमाणु के लिए अगर हम देख रहे होंगे तो सिमिलर पैटर्न देखने को मिलता है। बैंड स्पेक्ट्रम एक रेखीय स्पेक्ट्रम भी होता है क्योंकि उसमें भी लाइन रहती है, उसमें भी लाइनें रहती हैं, और इन रेखाओं के मध्य अंतराल जो है वो समान नहीं होता बिल्कुल, क्योंकि जैसे शीर्ष की ओर देखेंगे, हेड की ओर देखेंगे तो लाइनें पास हैं, और टेल की ओर देखेंगे
जो उसका दूसरा सिरा है लोअर वेवलेंथ वाला रीजन, उसमें लाइनें दूर दूर रहती हैं। शीर्ष पर रेखाएं क्लोजली पैक्ड व दूसरे किनारे पे दूर दूर होती हैं। आणविक स्पेक्ट्रम जो है वो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा वर्णक्रम के 3 क्षेत्रों में प्राप्त होता है। यानी कि आणविक स्पेक्ट्रम को हम लोग ईएम रेडिएशन जो होती है उसके 3 रीजन के अंदर प्राप्त करते हैं। एक तो एक्सट्रीम इंफ्रारेड चरम अवरक्त क्षेत्र, दूसरा अवरक्त क्षेत्र और तीसरा पराबैंगनी तथा दृश्य क्षेत्र। ठीक है, एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन जो होता है उसके अंदर वेवलेंथ की जो रेंज होती है वो होती है 1 सेंटीमीटर से 0.1 mm, और इंफ्रारेड रीजन के अंदर वेवलेंथ की रेंज होती है 0.1 mm से 780 नैनोमीटर, और जो अल्ट्रा वायलेट एंड विजिबल रीजन होता है उसके इसमें हमने अभी शो नहीं किया, नेक्स्ट हमने लिख ही देंगे उसमें। तो ये जो हमें रीज़न हमें मिलते हैं, इन रीज़न के अंदर हमारा आणविक स्पेक्ट्रम जो है वो प्राप्त हो जाता है। अणुओं की आंतरिक ऊर्जा क्वांटीकृत है और उसके भिन्न भिन्न ऊर्जा स्तर होते हैं। अणुओं में आंतरिक ऊर्जा स्थानांतरण ऊर्जा के अतिरिक्त 3 अन्य प्रकार की ऊर्जा भी होती है। जब हम लोग आणविक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं तो उसके जैसे डिटेल के अंदर एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे उसकी इंटरनल एनर्जी है या जैसे ट्रांसलेशन या स्थानांतरण ऊर्जा है, उसके अलावा उसमें रोटेशनल एनर्जी या घूर्णी ऊर्जा, कंपन ऊर्जा और आणविक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी है, ये 3 तरीके की एनर्जी मौजूद होती है। अणुओं में क्या होता है कि घूर्णी ऊर्जा स्तर जो है वो स्वतंत्र अक्ष के सापेक्ष घूर्णन से उत्पन्न होते हैं, और इन ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कोटि का होता है। यानी कि रोटेशनल एनर्जी लेवल मौजूद रहते हैं और वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल मौजूद रहते हैं। रोटेशनल एनर्जी लेवल के बीच का एनर्जी गैप 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच का एनर्जी गैप 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल में क्या होता है कि जैसे अणुओं में अगर बंधन जो बॉन्ड जो रहता है उनके संकुचन व तनन से उत्पन्न ऊर्जा से संबंधित होते हैं वाइब्रेशन समझ ही गए होंगे आप कि जैसे ये अणु है इनके बीच में या तो मतलब ये दूरी कम होए यानी कि संकुचन हो, ये पास पास आए, ओके, या खिंचाव जैसे ये दूर दूर आए, ओके। तो इस तरह से जैसे वाइब्रेशन होगा तो उससे संबद्ध ऊर्जा स्तर रहते हैं और वो वाइब्रेशन एनर्जी लेवल कहलाते हैं, और उनकी ऊर्जा स्तरों के मध्य अंतराल 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। फिर है आणविक इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तर, जिनके मध्य ऊर्जा अंतराल जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है। ये भी इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित होते हैं, ठीक है। एक्सट्रीम इंफ्रारेड में पाए जाने वाली जो वर्णक्रमीय रेखाएं हैं उनकी वेवलेंथ जो है वो 1 सेंटीमीटर से 0.1 mm की होती है, और इस वर्णक्रमीय रेखाओं को उत्पन्न करने वाले फोटोनों की ऊर्जा 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है, और घूर्णी ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा अंतराल भी इससे ऑर्डर का होता है, या उत्सर्जित फोटोनों की ऊर्जा भी इसके समान होती है। तो एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन में रोटेशनल एनर्जी लेवल्स या रोटेशनल स्पेक्ट्रा जो है वो हमें प्राप्त होता है। उत्पन्न बैंड वर्णक्रम घूर्णी वर्णक्रम कहलाता है। यानी कि ये कहना चाहता है कि अगर हम लोग एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन के अंदर लाइट का स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं तो उसकी वेवलेंथ जो है वो 0.1 से और 1 सेंटीमीटर से 0.1 mm है, और जिस इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर फोटोन की एनर्जी निकालेंगे वो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन से भी इसी ऑर्डर का फोटोन मिलता है। दैट मीन्स कि ये रोटेशनल एनर्जी लेवल का जो स्पेक्ट्रा है वो हमें एक्सट्रीम इंफ्रारेड रीजन में मिलेगा। इसी तरीके से जो अवरक्त क्षेत्र होता है उसके अंदर जो स्पेक्ट्रम में रेखाएं प्राप्त होती हैं उनकी वेवलेंथ 0.1 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर होती है, और इनके लिए जो फोटोन हम लोग अगर फोटोन के इनके कॉरस्पॉन्डिंग अगर फोटोन की एनर्जी निकालें तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की होती है। तो वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के बीच में भी गैप जो है वो इसी ऑर्डर का होता है, ठीक है। और जब हम लोग 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा के फोटोन अणु से अन्योन्य क्रिया करते हैं तो संक्रमण जो है वो ना केवल वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स में होता है बल्कि रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में भी होता है, ओके।
यानी कि अगर 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी मिलेगी तो वाइब्रेशनल और रोटेशनल दोनों ट्रांजिशन जो है वो होंगे, और उससे जो स्पेक्ट्रा मिलेगा उसे हम लोग वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम कहते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के बीच में 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी गैप है, और वाइब्रेशनल के 0.1 और रोटेशनल के 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सिंपल सी बात है, अगर हमें सिर्फ 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी वाला फोटोन मिल रहा है तो उसकी वजह से ट्रांजिशन केवल रोटेशनल एनर्जी लेवल्स में होगा, तो केवल रोटेशनल स्पेक्ट्रा। अगर हमें 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मिल रहा है तो रोटेशनल की कंडीशन भी तो फुलफिल हो रही है, इसलिए ये दोनों कंबाइंड मिल जाएंगे, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल। और जब इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल के बीच का ट्रांजिशन पॉसिबल होगा तो तीनों ही होंगे। ओके, और इनका स्पेक्ट्रम का प्रारूप जो है वो कुछ इस तरीके का होता है। तो सिंपल है कि अणुओं में जो ट्रांजिशन से स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे आणविक स्पेक्ट्रम कहेंगे, और अलग अलग रीजन के अंदर आणविक स्पेक्ट्रम मिलता है। और अणुओं की ऊर्जा भी 3 भागों में डिवाइड होती है, घूर्णी ऊर्जा और कंपन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा। तो इन तीनों से संबंधित ऊर्जा स्तरों के मध्य जब ट्रांजिशन होता है तो उनसे जो स्पेक्ट्रम मिलेगा उसे रोटेशनल, वाइब्रेशनल और इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा एनर्जी स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये अलग अलग रीजन में हमें मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद है रिजिड रोटेटर। तो रिजिड रोटेटर क्या होता है कि कोई अगर द्विपरमाणु अणु ले लें जिसमें 2 परमाणु हैं और दोनों परमाणु एक दूसरे के समान हैं, जैसे कि HCl है, और दोनों परमाणु एक दूसरे से नियत दूरी पर हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम लोग दोनों परमाणुओं को जैसे दोनों परमाणु जहाँ रखे हैं छोटा सा एक द्रव्यमान बिंदु मान लें, तो फिर जिस एक्सिस के अलोंग वो जुड़े हुए हैं उस एक्सिस के अलोंग जो है उनका घूर्णन संभव नहीं होता। तो उनके जिस अक्ष से वो जुड़े हुए हैं उस अक्ष के लंबवत जो अक्ष है उसके सापेक्ष वो घूर्णन कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ M1 और M2 द्रव्यमान के 2 परमाणु हैं जिनके मध्य की दूरी r है। r इज इक्वल टू R1 + R2, कॉन्स्टेंट ये दूरी। ठीक है, और दोनों परमाणु जो हैं वो द्रव्यमान बिंदु के जैसे हैं, और इनका घूर्णन जो है वो इनको मिलाने वाली रेखा के लंबवत जो अक्ष है उसके सापेक्ष होगा, और इनका जो समानित द्रव्यमान है म्यू इज इक्वल टू M1 M2 बटे M1 + M2, समानित द्रव्यमान का कॉन्सेप्ट। और समानित द्रव्यमान के कॉन्सेप्ट से M1 R1 बराबर M2 R2। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जैसे R2 है उसकी वैल्यू रख देंगे r - R1, और यहाँ से R1 आ गया M2 बटे M1 + M2R, और R2 आ गया M1 बटे M1 + M2R आ गया। ओके, अब क्या होगा, जो अक्ष जिससे द्रव्यमान केंद्र गुजरता है लंबवत अक्ष मिड वाली, उसके सापेक्ष जो जड़त्व आघूर्ण होगा दोनों पिंड का वो M1R1² M2R2²। ओके, और जब हम लोग M1 और जैसे R1 और R2 का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा M1 M2 बटे M1 + M2, समानित द्रव्यमान आ गया। ठीक है, तो यानी कि जो द्विपरमाणुक अणु है वो स्वतंत्र अक्ष के सापेक्ष जब जिस स्वतंत्र अक्ष के प्रति उसका जो जड़त्व आघूर्ण है वो किस तरीके से दिखता है, वो ऐसा दिखता है जैसे कोई म्यू द्रव्यमान का कोई सिंगल पार्टिकल है और वो उस स्वतंत्र अक्ष के समांतर जो है वो किसी एक परमाणु से गुजरने वाले अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण की तुल्यता को प्रदर्शित करता है। यानी कि 2 परमाणुओं का संयुक्त रूप से उस अक्ष के सापेक्ष जड़त्व आघूर्ण किसी सिंगल परमाणु के और उस लंबवत अक्ष के प्रति जड़त्व आघूर्ण के तुल्य शो होता है, और उस अक्ष के प्रति इसके घूर्णन के कारण घूर्णन गतिज ऊर्जा ER इज इक्वल टू 1/2 I⍵²। तो J इज इक्वल टू I⍵ होता है, तो यहाँ से I से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो J²/2I आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक रिजिड रोटेटर के लिए रोटेशनल एनर्जी का एक्सप्रेशन है। ठीक है, एक रिजिड रोटेटर सिंगल पार्टिकल जिसका समानित द्रव्यमान M1 M2 बटे M1 + M2 के बराबर होता है उसके समान कार्य करता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से स्टडी कर लेना, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना बच्चों। खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपना ख्याल रखो और पढ़ते रहो। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की जो नेक्स्ट अपने टॉपिक हैं उनकी एनर्जी रिजिड रोटेटर की एनर्जी आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।